हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले तीनों पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल। तो काइनेमेटिक्स सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहला पॉइंट है कि एक अगर सर्कल है, ठीक है, तो वो पी से अगर क्यू डिस्टेंस कवर करता है तो थीटा एंगल कवर कर रहा है। तो उस थीटा की वैल्यू अगर पूछा जाए तो कितनी होगी, तो थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये जो लेंथ लिया है पी और से क्यू कवर करना है, इसे बोलते हैं आर्क। तो आर्क को एल से डिनोट कर दिया गया है। तो थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो यही लिखा हुआ है थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। और ये याद रखिएगा, जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियन में निकलता है, ठीक है। इसको हमेशा कैलकुलेट किस में करते हैं, रेडियन में कैलकुलेट करते हैं। और ये एल जो हो गया आर्क हो गया और आर हो गया रेडियस। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर थीटा। अब इसी एल को डिस्टेंस बोल देंगे क्योंकि ये पी से क्यू ही तो कवर किया है, ये जो पाथ होते हुए आया है ये वही है। अब जैसे समझने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस सर्कल में कैसे पता लगेगा, तो ये थीटा अगर एंगल कवर कर रहा है, ये थीटा एंगल दिया हुआ है ना, ये थीटा है। तो ये एक आर्क दिख रही थी, मगर इस पी से अगर क्यू ये आ रहा था तो ये पाथ कवर करते हुए आ रहा था सर्कल वाला, वो तो एल हो गया जो कि डिस्टेंस है या आर्क है। मगर पी से क्यू डायरेक्ट भी तो जा सकता था ना, तो उसे ये जैसे इसमें दिया गया है पी से क्यू डायरेक्ट आ गया, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर फॉर्मूला आपको पूछ लिए, एक सर्कल दिया हो, पी से क्यू जा रहा हो, थीटा एंगल पता हो और रेडियस पता हो, तो सीधा फॉर्मूला आता है 2r sin थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड अब चलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी है वो एन डिस्टेंस कवर करते हुए जा रही है और हर एक इक्वल डिस्टेंस पे कवर करते समय, जैसे पहला डी डिस्टेंस कवर किया, फिर अदर डिस्टेंस, फिर अदर डी डिस्टेंस, ऐसे ऐसे करके एन टाइम्स तक डी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हर अलग अलग डी टाइम्स में उसका वेलोसिटी v1 रह रहा है, v2 रह रहा है, v3 रह रहा है और एन टाइम्स में vn रह रहा है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी सबने पढ़ा होगा, क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टाइम का अगर इसमें निकालेंगे किसी एक स्लॉट में, तो आपको सबको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो d अपॉन v1 इसके लिए t1 हो जाएगा, इसके लिए निकालेंगे t2, d अपॉन v2, इसी तरह सो ऑन निकालेगा। तो एवरेज निकालेंगे तो एन डिस्टेंस क्या है, d प्लस डी ऐसे ऐसे करते एन टाइम्स कर देंगे तो एन डी हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस एन डी आ गई। और टोटल टाइम क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। तो ये t1 सबकी वैल्यू रख दी गई। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे और d कॉमन ले लेंगे तो 1/v1 प्लस 1/v, और उधर भी d ऊपर था तो d कट जाएगा, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या कि अगर n की वैल्यू 2 है ना, तो उसके केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2/1/v1 प्लस 1/v2। एन की जगह बस सीधा 2 रख दिया है ना, और 2 ही बार तो लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एवरेज जो स्पीड रही, तो एवरेज स्पीड क्या रही, 2v1v2/v1 प्लस v2, ठीक है। आप देख सकते हैं v एवरेज क्या हो जाएगा, 2v1v2/v1 प्लस v2 हो जाएगा, क्योंकि ये v1 v2 एलसीएम लोग के ऊपर चला गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर आ गया आपके एग्जाम में तो याद रखिएगा कि अगर एक एक्सेलरेटर है वो स्टॉप है, तो मैन उसमें चलता हुआ जा रहा था तो उसमें टाइम लगा t1 सेकेंड, ठीक है। अब वही एक्सेलरेटर अगर ऑन है, मैन खड़ा हुआ है, तो वो पहुंचता है ऊपर जाके t2 टाइम पे। मगर क्या हो, अगर क्वेश्चन पूछ लें कि कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में, जब वो चलता हुआ जाए, एक्सेलरेटर भी ऊपर चढ़ रहा हो और वो भी ऊपर चलता हुआ जा रहा हो, तो उस केस में t1 t2/t1 प्लस t2, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के। तो देखिए, पहला है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2, उसकी पॉइंट ए पे वेलोसिटी v1 है उसने, और वेलोसिटी v2 है पॉइंट बी पे, और क्या करता है कि वो सेंटर पे आके उसकी वेलोसिटी अगर v है, ए पॉइंट पे उसने स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी v1 थी, बी पॉइंट पे उस जाके वो चलता जा रहा है, बी पॉइंट पे आते आते उसकी वेलोसिटी v2 होगी, मगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में सीधा पूछें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन हो रहा है और v1 वेलोसिटी से चल रहा है, v2 वेलोसिटी पे जा रहा है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें v वेलोसिटी पे है, तो उस v की वैल्यू क्या होगी, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू होती है √v1² प्लस v2² का होल 2, ठीक है। तो प्लस का साइन याद रखिएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में चल रहा हो
और सेंटर पे पूछ लिया हो कि सेंटर वाले पे वेलोसिटी जो v दी हुई है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो √v1² + v2² अपॉन v/2 कर दीजिएगा। अब दिया हुआ है कि एक बॉडी है, अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u इज स्टॉप बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s। अब देखो पूरा मतलब समझ लीजिएगा कि एक बॉडी है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही थी, फिर उसको डी एक्सेलरेट होके कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, ठीक है। तो पहले वो एक्सेलरेशन ए से जा रही थी, ठीक है, मतलब u वेलोसिटी से गई और उसको डिसेलरेट करते करते s डिस्टेंस पे वो जाके रुक गई, ठीक है। तो ये आपको एक केस दिया होगा। तो अब पूछ लेंगे कि अगर n टाइम्स हो गई वेलोसिटी तो फिर कितना डिस्टेंस लगेगा। तो सिंपल से आपको n कैलकुलेट करना है और n की वैल्यू दी रहेगी, आपको बस हिसाब लगाना होगा कि कैसे n हुआ, फिर उसके बाद n² s टाइम पे आपका वो आंसर आ जाएगा। देखिए आप एग्जांपल समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, 5 मीटर पे जाके वो रुक गई। तो अब बताना है 30 मीटर सेकंड पे गई तो फिर कितने डिस्टेंस पे रुकेगी। अब देखिए क्या हुआ, 10 से 30 हो गया ना, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, n की वैल्यू 3 टाइम्स हो गई ना, ठीक है। तो n की टाइम्स u1, ये u1 था और ये u2 था, तो u2 की वैल्यू कितनी आ गई, u2 वैल्यू आ गई 3u1। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 निकल आई, तो फिर उसमें हमने x की वैल्यू क्या है, वो नई वाली डिस्टेंस क्या होगी जो जहाँ पे वो स्टॉप होगा, n² s, मतलब n की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 5 जा 45, सिंपल सा आंसर, ठीक है। अगर u एंड v आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, अगर u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो v + u/2, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट का इसी तरह एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एज डिस्प्लेसमेंट हो गया, एवरेज वेलोसिटी आपने ऊपर निकाली थी वही वैल्यू रखनी है, और ये टाइम, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड क्या होगा कि अब इसमें 2 केस बनते हैं, ठीक है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म एक आइडियल सा केस है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या ना हो ये हमेशा ऑलवेज वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप पूछ लें अगर आपसे कि मान लीजिए आपसे पूछ रहे हो कि 5th सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो पहले आपको पूरे 5 सेकंड का निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से 4 सेकंड का माइनस करना होगा डिस्टेंस। 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसमें से अगर आप 4 सेकंड माइनस कर देंगे तो 5th सेकंड का निकल आएगा। इसी तरह अगर आपको 6 सेकंड का निकालना है तो पहले आप पूरा 6 सेकंड का आप लेंगे डिस्टेंस, फिर उसमें माइनस कर देंगे आप कितना 5 सेकंड का, ठीक है। तो ऐसे आपको 6 सेकंड आ जाएगा। तो ये सिंपल सा ही हमेशा वैलिड होता है। मगर यूनिफॉर्म डिस्टेंस अगर पूछ लें आपसे, अगर आपको पूछ लिया जाए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर ये चीज़ पूछी जाए तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है u + ½ a 2n - 1। n क्या है, सेकंड की वैल्यू है। जैसे आपको 5th सेकंड में पूछ रहा है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, अगर 4th सेकंड में पूछ रहा है तो n की वैल्यू 4 कर देना, ऐसे ही। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन, जितने से वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कब वैलिड है, तो ये हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वैलिड है। अब कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया हो जिसमें डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हो और आपको ये दिख रहा हो कि ये जो ग्राफ का जो मुंह है ना, जैसे आपको दिख नहीं रहा कि ये मुंह ऐसे जा रहा है, ये एस की तरफ जा रहा है ना, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है ना, तो एक कॉन्केव अपवर्ड इसको कहते हैं, इस प्रकार के ग्राफ को। तो ये देखो एक्सेलरेटिंग है ग्राफ, ठीक है, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर टी की तरफ जा रहा हो तो उसको डिक्रीजिंग कर दीजिएगा, ठीक है, कॉन्केव डाउनवर्ड होता है। इसमें एक्सेलरेशन कम हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रही है। सिंपल सा ट्रिक है कि अगर एस की तरफ घूम रहा है तो कॉन्केव अपवर्ड होगा और एक्सेलरेट होगा, मतलब बढ़ेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। मगर टी की तरफ झुक रहा है तो कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 से कम आएगी, निगेटिव होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा ग्राफ में अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछ लें कि आप इससे क्या बता सकते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप अगर जो एरिया निकालते हैं ना, तो जो एरिया अंडर वीटी कर्व है उससे आपको 2 चीज़ों का पता चलता है कि तो डिस्प्लेसमेंट पता चलेगी या डिस्टेंस पता चलेगी। दोनों ही इससे निकाला जा सकता है, बट अंतर क्या है, अगर तीनों का जो एरिया निकालेंगे
उसको अगर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। और अगर जो पॉजिटिव कॉलम में है, ग्राफ का आपने पढ़ा होगा ना, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किधर पॉजिटिव होता है किधर नेगेटिव होता है, तो सब आपको पता होगा। तो ऐसे ही ग्राफ में इधर साइड वाला, नीचे वाला नेगेटिव होता है, ऊपर साइड वाला पॉजिटिव होता है। तो ऊपर वालों का पॉजिटिव जितना भी एरिया आएगा उसको पॉजिटिव में रखेंगे और नीचे वाले का माइनस कर देंगे उसी में, तो क्या निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ की गई है। A1 ऊपर था, A3 ऊपर था, तो दोनों को प्लस किया गया, A2 केवल नेगेटिव कर दिया गया। मगर डिस्टेंस निकालने के केस में क्या किया गया, डिस्टेंस निकालने के केस में तीनों को ही ऐड कर दिया गया है, ना माइनस देखना है ना प्लस देखना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चन देखना है। अल्फा बीटा टाइप क्या है, तो अल्फा बीटा टाइप ये आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि VT ग्राफ था, अल्फा से एक्सेलरेट करते हुए वेलोसिटी मैक्स हो गई और फिर उसके बाद बीटा से डी एक्सेलरेट होके जीरो हो गई। जीरो से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेट किया अल्फा से, मगर फिर बीटा से डी एक्सेलरेट करके आ गया किस पे, जीरो पे वापस। तो अल्फा बीटा टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना होगा, तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आप क्वेश्चन के थ्रू ग्राफ बना सकते हैं। क्वेश्चन में डाटा सारा दिया होगा या आपको सीधा ग्राफ दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है उसके, इसमें देखिए, अगर वी मैक्स की वैल्यू आपको पूछ ले डायरेक्ट तो आप सीधा आंसर लगा दीजिएगा, सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा, अल्फा T1, अल्फा ये है, T1 जितना ऊपर जाने तक उसको टाइम लगा, या फिर बीटा T2, यहाँ से नीचे जाने में बीटा लगा एक्सेलरेशन और टाइम उसने T2 कवर किया यहाँ से यहाँ तक ना, तो T2 हो गया। तो बीटा T2 आप चाहे लिखिए चाहे अल्फा T1, दोनों ही बराबर है वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए। या एक एक्सेलरेशन इफेक्टिव को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आप सिंपल से याद रख लीजिएगा। तो इससे भी आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, AT, वी आपने पढ़ा होगा V बराबर U प्लस AT ना, तो U तो जीरो ही था ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा, तो AT आता, A आपको इफेक्टिव वाला ले लिया गया, तो A इफेक्टिव इंटू T हो गया सीधा। V मैक्स की वैल्यू में A इफेक्टिव की वैल्यू फिर से रख दी गई, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये कि जो T है ये टोटल टाइम दिया गया, मतलब ये T1 भी ऐड होगा और T2 भी ऐड होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और V एवरेज की वैल्यू अगर निकालना तो V मैक्स का आधा कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। फिर डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हाफ AT स्क्वायर, A इफेक्टिव वाला वही क्या, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो इफेक्टिव की वैल्यू रख दीजिए। T अगर पूरा आपको दिया हुआ है तो अच्छा बात, नहीं तो फिर T1 प्लस T2 कैलकुलेट करके भी आप T की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर आता है इसका। एक पार्टिकल है जो ड्रॉप किया गया है हाइट h से और वो ग्राउंड पे आता है, ठीक है, कितना टाइम में वो कैलकुलेट करना है आपको, या कितनी वेलोसिटी से वो आ रहा है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर कोई भी बॉडी को इनिशियली जीरो स्पीड से छोड़ देते हैं तो h हाइट से अगर छोड़ा गया है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम निकालने के लिए कितने टाइम में पहुंचेगा, √2h/g। या फिर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी √2gh, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर एक स्टोन है उसको ऊपर फेंका गया है विद वेलोसिटी u रीचेस अप टू मैक्सिमम हाइट h इन टाइम t। अब देखिए, किसी ने ग्राउंड से एक पत्थर फेंका ऊपर, तो कितनी हाइट पे गया वो कैलकुलेट कैसे करेंगे और कितना टाइम लगा उसको ऊपर पहुंचने में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर पहुंचने पे उसको लगेगा u/g, जितनी स्पीड से फेंका अपॉन g की वैल्यू तो पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा जो भी दिया हो। h बराबर u²/2g आपको याद रखना है, ठीक है, कितना हाइट हो गया u²/2g, ठीक है। अब जैसे आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए, एक टावर था h हाइट का और उसके टावर के पीक से एक बॉल को फेंका गया ऊपर, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। फिर वो नीचे गिरा ग्राउंड पे, उसको लगा टाइम 5 सेकेंड। तो इससे आपको कैलकुलेट क्या करने को बोले हैं कि टावर की हाइट बताइए, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, u की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था। एक्सेलरेशन तो देखिए ऊपर फेंका जा रहा है तो -g लगेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस टाइम क्या है 5 सेकेंड लग गया ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग ने निगेटिव ले रखी है क्योंकि यहाँ से चालू हो रहा है, इधर साइड का निगेटिव मान के रखा, तभी आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर ना लेते हुए निगेटिव तो यहाँ पे आंसर निगेटिव में आ जाता, तो बात वही होती, ठीक है। चाहे निगेटिव लो चाहे ना लो, अगर माइनस में आ गया तो समझ जाइए कि ऊपर से फेंका जाए, नीचे टावर है ना, बस वही चीज़ दिया हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सबने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन में, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s की जगह -h रखा, u की जगह वैल्यू रखी सबकी 10, 5, हाफ, a की जगह g है तो -10, t स्क्वायर 5 से स्क्वायर कर दिया 75, आंसर आ जाएगा इसका सीधा।
अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये देखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर फेंकते हैं ना ऊपर और वो नीचे गिरती है, उसमें एक सिमेट्री नज़र आती है ग्रेविटी से। देखिए क्या होता है कि अगर हमने इसमें क्या है कि टोटल जर्नी अगर 10 सेकंड में कंप्लीट होती है, कोई भी बॉल फेंका उन्होंने तो 5 सेकंड में वो ऊपर गया, 5 सेकंड में नीचे आया, तो टोटल अपवर्ड जाने में उसको u/g लगा, डाउनवर्ड जाने में मतलब यहाँ से ऊपर जाने में भी टाइम जो लगता है वो u/g होता है, ऊपर से नीचे आने में भी टाइम u/g लगता है। टोटल टाइम क्या हो जाता है 2u/g हो जाता है। ठीक है, अब एक ये तो अलग बात हो गई। अब इसमें ये चीज़ देखनी है कि फर्स्ट सेकंड और ये 10th ये क्या लिखा है। तो देखिए जो यहाँ से फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही वो बॉल जब वापस आएगी तो ये 9 से 10th सेकंड में जब जाएगी ना, मतलब 10th सेकंड वाली डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। इसी तरह सेकंड वाली जो है वो 9 सेकंड के बराबर हो जाएगी, थर्ड सेकंड वाली 8 सेकंड के बराबर हो जाएगी, 4 सेकंड वाली 7 सेकंड के बराबर हो जाएगी क्या डिस्टेंस, है ना। तो वही चीज़ है, ये आपको क्वेश्चंस में काम आता है ये सब, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट केस है कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो इसमें क्या है कि कोई भी बॉडी अगर फ्रीली फॉल है ना, फ्रीली फॉल ना भी हो तब भी वो यहाँ पे दिया हुआ है केस अभी पढ़ते हैं। पहले आप फ्रीली फॉलिंग में देखिए क्या होता है कि एक बॉल को उन्होंने फेंका, ड्रॉप किया 0 स्पीड से, तो वो नीचे गिरती गई, तो उसको S1 में S2 और S3 उसने डिस्टेंस अलग अलग टाइम पे सेम टाइम पे कवर किया, टाइम t पे, फिर टाइम t के डिफरेंस पे, फिर टाइम t के डिफरेंस पे। तो कितना करते हैं देखो, सक्सेसिव डिस्टेंस वो हर एक सेकंड में कवर जो कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल उस में, तो उसमें जो आपको पैटर्न दिखता है ना तो ऑड नंबर का दिखता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बस समझने की कोशिश करिए। देखिए ये केस में ये कह रहा है कि कोई भी बॉल को अगर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, वो अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जा रहा है तो उसमें क्या होगा कि t1 मतलब 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, ठीक है, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में गया S1 कवर किया, फिर अदर 1 सेकंड में करा S2 और अदर S3 सेकंड में किया S3, तो उसको टाइम कितना लगेगा, है ना। तो डिस्टेंस S1 कवर कर लिया, S2 कवर कर लिया, S3 कवर कर लिया, तो ये इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1357, याद रखिएगा। ठीक है, बस यही चीज़ है, मतलब यही है कि अगर मान लो यहाँ पे x कवर कर रहा है तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 5x आ जाएगा अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी जा रहा है तो। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग है तो x इधर गया, तो देख लीजिए ना S1 और S2 S3 का आप अगर रेशियो लेंगे तो 1:3:5 आया। इसी तरह अगर और लेते 4 सेकंड देखते हैं, 5 सेकंड देखते हैं, तो ऐसे। और ये लॉ हमेशा वैलिड रहेगा तब भी जब अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट क्या हो रेस्ट से हो, तभी ये वैलिड है। यहाँ पे देखिए रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है g, और या सिंपल स्ट्रेट लाइन में भी अगर दिया हुआ है तो आपको देखना होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं। अब पढ़ते हैं सेकंड, उसमें आ गए हैं वेक्टर्स। काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, अब वेक्टर्स पे आते हैं। वेक्टर्स में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर 1D मोशन है तो उसमें कितने फोर्स होने चाहिए मिनिमम, तो रिजल्टेंट 0 आएगा। तो 1D है तो मिनिमम 2 फोर्स होने चाहिए, ये आप जब वेक्टर्स पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। 2D है तो 3 होने चाहिए, 3D है तो 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दी हुई है, ये आपको सिंपल रटना है, क्वेश्चन आता है। अब वेक्टर में सबसे पहले वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। वेक्टर एडिशन में सबसे पहला है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है वेक्टर आर, ठीक, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस मतलब एंगल कितना है थीटा, और रिजल्टेंट का वेक्टर ए से कितना एंगल है अल्फा, ये याद रखिएगा। वेक्टर ए से एंगल है रिजल्टेंट का अल्फा, तो रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। r जो है वेक्टर a और वेक्टर b के बराबर हो, a प्लस बी हो गया। ठीक है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर r का जो रिजल्टेंट है, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा ये है a और b के बीच का वेक्टर। मगर आपको अगर वेक्टर रिजल्टेंट वाला वेक्टर और a के बीच का जो एंगल निकालना है, तो उसके लिए अगर आप फॉर्मूला है तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बीटा पूछ लेता, tan बीटा की वैल्यू बताओ, तो सिंपल है, यहाँ पे tan बीटा करते तो यहाँ b की जगह a हो जाता, a की जगह b कर देते बस, और सब वही रहता। ठीक है, सिंपल सा है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा तो आ जाएगा। अब इसमें क्या देखना है
कि कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर को यहाँ पे फोर्स मान लिया है, दो फोर्स हैं, तो उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट वेक्टर उनका होता है √2f। अगर 60 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल तो हो जाएगा √3f। अगर 120 डिग्री है तो f ही आएगा। ठीक है, तो याद रखिए, सिंपल रिजल्ट्स हैं जो याद ही रखने। अब दो वेक्टर के बीच में, अब देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो अब जैसे इसमें दिया है, इसमें बस एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालने को पूछे हैं तो एंगल तभी आप कैलकुलेट करेंगे जब टेल से टेल जुड़ी रहेगी दोनों वेक्टर की। अब जैसे इसमें देखिए वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, तो उन दोनों की टेल जुड़ी है, टेल मतलब पूंछ है ना, तो पीछे से जुड़ा हुआ है ना, तभी वो एंगल उन दोनों के बीच का निकाल पाएंगे। तो ये 60 डिग्री है। अब इसमें देखिए जैसे वेक्टर ए दिया था, वेक्टर बी दिया था, मगर यहाँ पे क्या है, इसका सर और इसका पूंछ जुड़ा था जो कि नहीं है, तो वेक्टर ए को आगे बढ़ा दिया, ये 120 डिग्री आता है इससे, तो ये तो आंसर नहीं है कि आप बोल दें कि वेक्टर ए और बी के बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो ये नहीं होगा। तो वेक्टर ए को आगे बढ़ाया, तो अब देखिए टेल हो गया ना वेक्टर ए का, वेक्टर ए का टेल हो गया ये, और टेल से टेल जुड़ गया तो ये एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है, ये 180 होता है, इसमें 120 घट गया तो 60 बचा। ठीक है, इसी तरह वेक्टर ए दिया था, वेक्टर बी दिया था। अब इसमें भी देखिए वेक्टर ए तो क्या है, टेल तो यहाँ पे है नहीं, टेल से टेल देखनी है, तो बी का टेल है मगर ए का टेल नहीं है, तो ये आगे बढ़ाया, तो फिर ये आगे बढ़ के 30 यहाँ पे था, तो 180 में 30 माइनस करके 150। तो सिंपल से देखना है कि टेल से टेल में ही आंसर आएगा इसका एंगल का। अब ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ भी सेम वैसे ही है जैसा आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा। सिंपल से क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, उन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर आर है। ठीक है, इसका हेड फेस के टेल से ऐसे जुड़ा और फिर इधर से इधर जोड़ दिया आपने, ए के टेल से बी के हेड से, तो ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब ये देखिएगा, दो आपने पीछे पढ़ा था कि रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा था। फॉर्मूला देखो सेम है, फॉर्मूला जो पैरेललोग्राम लॉ में थे वही फॉर्मूला इधर भी पढ़ना है। मैं इधर थीटा और एंगल पहचानना होता है कि कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए एंगल अल्फा आपको पीछे पढ़ा था कि पैरेललोग्राम लॉ में कि वेक्टर जो रिजल्टेंट वाला है और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा है, और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। अब वेक्टर ए तो ये रहा और वेक्टर बी है, तो ये एंगल क्यों नहीं किया गया, वही बात जो पीछे पढ़ा कि यहाँ पे टेल तो थी बी की मगर ए की टेल नहीं थी, ए का हेड था, तो टेल आगे बढ़ाया गया, तो टेल टू टेल अब यहाँ हुआ तो ये एंगल हुआ ना, तो यहाँ पे थीटा आ गया, बस वही चीज़ है। तो ये जो थीटा एंगल है तो ये यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये वाला थीटा, बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में क्या करना है कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है ना, तो अब इसमें देखना है कि ये वेक्टर को अगर उल्टा कर दिया जाए तो इधर रिवर्स हो गया, तो माइनस बी चला गया, तो 180 माइनस थीटा हो गया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, और इसमें फॉर्मूला सेम होता है बट इसमें क्या होता है कि -2ab cos थीटा आ जाता है। ठीक है, बस यही चीज़ है। अब एक जनरल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर का सम, और अगर दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड बराबर हो दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड के, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में वो 90 होगा। ये केस आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि वेक्टर्स को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए दिया है तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, जे वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस, या जेड एक्सिस, ये प्लेन पेपर के बाहर होती है ना जेड एक्सिस, तो वो ऐसे बनाई गई है। तो ये वेक्टर ए थी, ए, तो अगर आपको एक्स एक्सिस के हिसाब से लिखना है तो ए एक्स आई कैप, वाई एक्सिस का इसका डिस्ट्रीब्यूशन ए वाई जेड कैप, जे कैप सॉरी, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ए जेड के कैप। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर में कुछ नहीं, आपको कोई भी वेक्टर है उसका, तो उसको अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो सीधा आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, जो कि डायरेक्शन बताता है, ये याद रखिएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आएंगे सीधा, जो बोल रहे हैं उसको प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अब देखिए ये दिया हुआ है, अब इसमें पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये यहाँ पे पॉइंट P है ना, तो यही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसको R से डिनोट करेंगे, तो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से एक्स आई कैप और वाई एक्सिस के हिसाब से वाई जे कैप। सिंपल। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो P से Q चला गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ गया ना, तो डिस्टेंस कितना कवर किया,
x2 माइनस x1, और x किसके लिए है, x एक्सिस के लिए, i कैप हो जाएगा, y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा। तो वही लिखा है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, और उस ए डॉट बी क्या होता है, फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक, अब ए बी का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कम्यूटेटिव होती है, मतलब ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है इसको, या फिर ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो मल्टीप्लाई में भी चला जाएगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो एक मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर ए डॉट ए को ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, आर डॉट आर को आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, सही है। चलिए आगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जैसे दिया हुआ है कि आई कैप जैसे है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दी हुई है। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं ना जिनका मैग्नीट्यूड 1 आता है। एक्स एक्सिस वालों को आई कैप से डिनोट कर रहे हैं, वाई एक्सिस वाले को जे कैप से, और जेड एक्सिस वाले को के कैप से। ठीक है, और अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं या स्केलर प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई अगर सेम से सेम मतलब प्रोडक्ट में जा रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और कोई अगर अलग आ गया, दो डिफरेंट हो गए तो उनको 0 बोल देंगे। क्यों, क्योंकि सेम ही वेक्टर के लिए, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा आता है ना। ठीक है, तो कॉस अगर 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, अगर कॉस 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो आई कैप और आई कैप अगर आपस में देखोगे डॉट प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री तो होगा। तो 0 डिग्री पे ही 1 आता है। अब अगर आप एक्स से वाई, एक आई ले लें एक जे ले लें तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ गया ना। या फिर आई के साथ आप एक्स के साथ अगर जेड ले लें तब भी 90 डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री पे तो 0 हो जाएगा ना। तो इस वजह से सेम जब रहेंगे तब 1 आएगा, और कोई भी दो डिफरेंट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। वहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ए बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए वही डॉट प्रोडक्ट से ही निकालते हैं। ए बी कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा से ही निकाल देंगे। ए बी ऊपर चला गया, ए बी अलग आ गया। ठीक, एंगल मेड बाय यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, जेड एक्सिस इधर। अब ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस से, बीटा बना रहा है एंगल वाई एक्सिस से, और गामा बना रहा है एक्स जेड एक्सिस से। क्या एंगल, ठीक है। कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा की वैल्यू ए वाई बाई ए, कॉस गामा की वैल्यू ए जेड बाई ए। ठीक है, ये तब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको ये समझना इम्पोर्टेंट था कि क्या क्या एंगल है। अब इसमें देखिए कि इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपसे सीधा पूछ लें कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आती है, तो वो सीधा आपको याद रखना है 1 आएगी। इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है बट ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कैसे आता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है ना। तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह मान लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा रखेंगे ना। इस तरह का कॉस स्क्वायर अल्फा पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रखेंगे, ऐसे ऐसे करके रखेंगे तो कैलकुलेट करने पे यही आ जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट हुआ, वो आपको उसमें नहीं जाना है, आपको सीधा रट लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात कि हाँ, आपको अगर पूछते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए निकालना हो तो कैसे करना है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जिसके अलोंग पूछ रहे हैं उसको आप कैप में ले लेना, और जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसको आपको वेक्टर में ही रखना है। बस सिंपल सा है, ऐसे ही करना है। और ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये तो आपको बता दिया, बट ये कैसे आया, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे ना वेक्टर, ये कैसे आता है था, ये आपको याद हो तो ये कोई भी कैप वेक्टर अगर निकालना है ना, ए कैप अगर निकालना है तो वेक्टर ए अपॉन, ये बताया था ना, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर करना पड़ेगा, है ना। तो ये वेक्टर है और ये ऊपर बी ऑलरेडी था तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, कैलकुलेट करने पे, और ए तो ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं,
वेक्टर बी ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए, ठीक है। तो वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी रखा। अब इसको क्या करेंगे, कैप वाले को ऊपर उसका लेंगे वेक्टर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये वही लिखा हुआ है ए बी, बी ए का हो चाहे ए बी का हो, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता था ना, तो ए से ए कट गया, बी कॉस थीटा आ गया। तो वही सिंपल सा ये फॉर्मूला, इस वजह से दो फॉर्मूले इसके बनते हैं, है ना, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी अगर दिया जाए तो वो वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं उसे, जैसे डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, और ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और इसमें एन कैप आ जाता है। एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड पाम रूल से आपको इसको बताया जाता है कैसे, जैसे आपको पूछे कि ए बी ये है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, आपको डायरेक्शन इसका बताना है कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा इसके रिजल्टेंट का। तो जब पूछे आपको ए क्रॉस बी, तो ये बोल रहा है आउटवर्ड, कैसे देखिए ए क्रॉस बी मतलब ए से हाथ घुमाइए और बी की तरफ आइए, तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ए से बी और फिर थंब ऊपर, तो ये आउटवर्ड। अगर पूछे बी से ए, तो बी से ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे, तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के लिए क्रॉस हम लोग डिनोट करते हैं, और आउटवर्ड के लिए डॉट, ठीक है। वो पेपर से ऊपर आ रहा है और पेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है। फिर दिया हुआ है अगर वेक्टर सी बराबर है वेक्टर ए क्रॉस बी के, तो सी और ए आपस में परपेंडिकुलर है और सी और बी आपस में परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगी, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव, जो कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा था। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ जाएगा, वही चीज़ लिखी हुई है, इक्वल नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव तो चलो है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है, पीछे भी ऐसे पड़ा था। अब उसमें जैसे स्क्वायर हो जा रहा था, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, इसमें जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन जीरो है ना, ए सेम हो गया, सेम में तो 0 डिग्री होता है, तो साइन जीरो के पहले 0 आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ थी। अब एक केस ये दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो सकता है, कौन से केस में, जब थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी ना। तो ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा, सेशन रीजन में आ सकता है क्वेश्चन। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट का ऊपर पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या है कि इसमें सेम में 0 करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए साइन 0 की वैल्यू इस बार 0 हो जा रही है, साइन 90 की वैल्यू इस बार 1 है, ठीक है। तो इस वजह से अपोजिट वालों में, मतलब कि सेम वालों में 0 आना है। उसमें क्या था, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई क्या हो रहा था, 1 हो रहा था ना, इसमें नहीं होगा। इसमें आपको सिंपल से याद रखना है, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई से जे जा रहे हैं, तो के बराबर, जे क्रॉस के तो आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, ठीक है। मगर यही चीज़ ये क्या है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सही है, पॉजिटिव आ रहा है, मगर जे क्रॉस आई आ गया तो माइनस के बराबर हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वही चीज़ लिखी हुई है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। आई क्रॉस जे क्या है, के कैप, आई क्रॉस जे के कैप, मतलब क्या है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब वही आई क्रॉस के उल्टा गए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जे कैप क्या होगा, निगेटिव आएगा, तो आई क्रॉस के में निगेटिव आ गया, ठीक है, सिंपल। अब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे ये वेक्टर एक बड़ा सा दिया हुआ है, ये वेक्टर भी दिया हुआ है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सिंपल सा इनका रूल है, आपको आई वाला एक साइड लिख लेना है, जे वाले और के वाले ऐसे कॉलम बना लेना है, आई वाले पे पॉजिटिव लिखना है, जे वाले के नीचे नेगेटिव लिखना है, के वाले के नीचे पॉजिटिव लिखना है, सिंपल। फिर आई कैप वाला ए एक्स इधर है, इधर देखिए आई कैप वाला ए एक्स इधर, ए वाई इधर, ए जेड इधर, इसी तरह बी एक्स इधर, बी वाई इधर, बी जेड इधर, सिंपल। अब क्या करना है, अगर आपको आई कैप निकालना है, इधर देखिए आई कैप अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा, आई कैप अगर आपको निकालना है तो ए वाई इंटू बी, मतलब इधर से जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये प्लस में ही तो है दोनों, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, कहीं पे इधर तो नहीं लिखा है ना, इधर कहीं पे तो नेगेटिव प्लस तो कुछ लिखा नहीं, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ देखो आई कैप पे प्लस यूज़ करना है, ये जो नीचे लिखा है ना वो उस पर यूज़ होना है, तो वही लिखा है, तो आई कैप को पॉजिटिव ही माना है, क्यों, क्योंकि उसके नीचे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, अब ये देखिए
इसको छोड़ दीजिए, आई अगर आई कैप आपको निकालना है ना तो ये वाला भूल जाइए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई ए वाई इंटू बी जेड करना है। और जब नीचे से ऊपर से नीचे करें तो पॉजिटिव लिखना है, बी मगर नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो साइन अपोजिट कर देना है बस, यहाँ नेगेटिव आ गया ना। वैसे ही अगर आपको जे कैप देखना है तो जे कैप में पहली बात तो नेगेटिव रखेंगे, जे नेगेटिव है ना, तो माइनस जे रखा। अब तो इसको भूल जाएंगे। अब आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स ऊपर से नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव है, तो ए एक्स बी जेड पॉजिटिव, मगर नीचे से ऊपर जा रहा है बी एक्स और ए जेड, मतलब ए जेड बी एक्स लिखो चाहे ए जेड, हाँ इधर ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर से इधर मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव, इधर से इधर मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव, और जो साइन है वो के पॉजिटिव होगा, जे नेगेटिव होगा, आई पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, ठीक है, तो क्या करना है आपको। अब देखिए अगर पैरेलल है तो क्या होगा, इफ ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो पैरेलल पे मतलब ये है कि ए ऐसे है बी ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही तो होती है, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। ये सिंपल सा आ गया। या आपको ऐसे कभी दे दिया जाए और पूछें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो हाफ ए क्रॉस बी कर देना। ठीक है, ए क्रॉस बी में ए बी ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ए बी साइन थीटा है ना, वही चीज़। अब एक ट्रिक है, अगर आपको कहीं भी लिखा हो कि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान देना है, कैलकुलेट करने में बहुत आसान है। आप मान लो ए एक्स की वैल्यू नहीं दी, बी वाई की वैल्यू नहीं दी, किसी की एक भी वैल्यू नहीं दी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इसके बराबर कर देना, या इसको इसके बराबर कर देना, इसको इसके बराबर कर देना, किसी को भी। तो दो वेक्टर जैसे हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल थे। तो पैरेलल थे तो क्या हुआ, ए एक्स अपॉन बी एक्स बराबर हो जाएगा ए वाई अपॉन बी वाई और ए जेड अपॉन बी जेड के, ये याद रखिएगा। तो पैरेललोग्राम बना रहा है तो हाफ ट्रायंगल में हाफ कर रहे थे, और एरिया पैरेललोग्राम में ए क्रॉस बी कर दिया सीधा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, सिंपल सा। तो ये चीज़ थी। अब आपको पढ़ना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले में ये चीज़ ध्यान देनी है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर पूछें तो बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कर देना। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछे तो बी माइनस ए कर देना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, बस सिंपल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉसिंग रिवर टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एक ये रिवर है, ठीक है, ये इधर इधर बह रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर दी हुई है। अब इसमें क्या है, पहला केस है शॉर्टेस्ट पाथ वाला। तो शॉर्टेस्ट पाथ में आपको क्या बताया गया है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकती है, यही तो हो सकती है ना कि सीधा चला जाए, बट सीधा जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये इधर रिवर बह जा रही है, तो स्विमर को ऐसे जाना पड़ेगा। मगर जो उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको लगेगा, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जर्वर है ना, और ये देख रहा है, तो उसको कब लगे, ये अगर सीधा जाएगा तो ये इधर हो जाएगा ना, क्योंकि पानी का बहाव इधर है, तो स्विमर को थोड़ा इधर से तैरना पड़ेगा। तो तैर तो इधर रहा है बट नज़र इसको इधर आ रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ इसके लिए क्या हो जाएगी, इसको इधर जाएगा मगर लगेगा कि इधर जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ में इसको इधर जाना पड़ेगा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गई इधर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर होगी, और दिखने वाले को क्या दिख रही है, वेलोसिटी नेट दिख रही है कि इधर वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना, तो वही रिवर वाली इधर ले ली गई है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो वी आर अपॉन वी एस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सीधा है अगर थीटा की वैल्यू पूछते हैं आपसे। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ कवर करने में, तो देखिए ये जितना वी नेट दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, वी नेट पे यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है ना, और इतना डिस्टेंस होता है, तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या कर लेंगे, वेलोसिटी कर लेंगे। आ गया फॉर्मूला, सिंपल सा। ड्रिफ्ट तो हुआ नहीं है ना, ड्रिफ्ट मतलब होता है वो आगे आप दिखाते हैं अभी ड्रिफ्ट क्या है, बस इतना है। और आपको वी नेट भी अगर निकालना हो सीधा आ गया, इधर से आप देख सकते हैं निकलेगा क्या, स्विमर अंडर रूट करेंगे स्विमर का माइनस किसका, रिवर का। ठीक है, या आपको ये टफ लग रहा हो तो सिंपल से आप देख लीजिए, आपने सबने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हो ना, तो ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही है फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा केस का है शॉर्टेस्ट टाइम, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, पाथ था, और ये शॉर्टेस्ट टाइम है। तो शॉर्टेस्ट टाइम पे क्या है, स्विमर का शॉर्टेस्ट टाइम। अब शॉर्टेस्ट टाइम जाना है तो सीधा ही चला जाए, ऐसे अगर कवर करेगा, रिवर इधर बह रही है और वो सीधा चला जाए तो वो सीधा हल्का सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी के कारण वो इधर चला जाएगा तो नज़र इधर आएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में सीधा जाना था और शॉर्टेस्ट पाथ में ऐसे जाना है, याद रखिएगा। तो ये टाइम कितना लगेगा, जितना ड्रिफ्ट करने में उसको टाइम लगा, ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो यहाँ पहुँचा उतना ही वो ड्रिफ्ट कर गया। और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी उतनी इधर ही जा रही थी, तो इधर ही रिवर जा रही, इधर ही ड्रिफ्ट हो रहा है, तो टाइम इधर का जो निकालेंगे उतना इधर भी जाने में टाइम लगा। मतलब वही है कि यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगा उतना ही यहाँ से यहाँ जाने में लग गया ना, क्योंकि ड्रिफ्ट उतना ही हुआ, वो गया इधर मगर पहुँच इधर गया, वही बात हुई। तो ड्रिफ्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये सीधा फॉर्मूला बन गया। अब आती है बारी प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है अपने इस लेक्चर का। होप कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। जितना लेक्चर थोड़ा फास्ट चले हैं, बट आप उसको स्पीड कम करके देख लीजिएगा या बार बार रिपीट करके देखिएगा। आपको एक बार खुद से पढ़ा होना चाहिए चैप्टर, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बस रिवीजन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधा यहाँ से ही पढ़ के एकदम सीख जाएंगे अच्छे से, आपको पहले से भी आना चाहिए, ये बस रिवीजन के लिए है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि पैराबोलिक पाथ होती है, वो क्या होता है, वर्टिकल मोशन भी उसमें दिखता है जो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, और हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है जो कि एक्स डायरेक्शन में दिखता है, ठीक है। कैसे, ये फेंका गया, ऐसे गया, ऐसे आके गिरा, ठीक है। तो वो वाई एक्सिस में भी गया और एक्स एक्सिस भी कवर किया, वाई एक्सिस मतलब ऊंचाई भी पाया और लंबाई भी पाया, ठीक है। वर्टिकल मोशन में इसमें क्या दिखता है कि ये मान लो ऐसे फेंका गया ना, ये ऐसे इसको फेंका गया, तो ये वेलोसिटी से फेंका गया, तो उसका एक्स कंपोनेंट आया यू कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट आया यू साइन थीटा। तो वही है, वर्टिकल मोशन में यू साइन थीटा आ गया, हॉरिजॉन्टल मोशन में यू कॉस थीटा आ गया। अब ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है, उसमें एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है कितना, -g का, मगर जो सीधा सीधा चलता जा रहा है उसमें आपको एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, तो 0 है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी हो गई ये हमेशा सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। और ये वाली जो वेलोसिटी है ये घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ प्रोजेक्टाइल में फेंकी गई ना, तो पहले वो यहाँ ऊपर गई, तो उसमें क्या हुआ कि जो यू साइन थीटा है वो धीरे धीरे ऊपर आते हुए कम हो गया, मगर नीचे आते आते वो फिर बढ़ता चला गया, मगर यू साइन थीटा क्या रहा, सेम रहा, कांस्टेंट रहा, वो ना घटा ना बढ़ा, मगर यू साइन थीटा ऊपर गया, घटा, फिर नीचे आते आते बढ़ा, ठीक है। वही लिखा है, यू एक्स कॉन्स्टेंट है क्योंकि ए एक्स 0 है, मगर यू वाई जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ऊपर जाते जाते डिक्रीज कर रहा है, फिर नीचे आते देन इंक्रीज, फिर नीचे जाते जाते इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जो है वाई की वो 0 नहीं है, ठीक है, वो -g है, ठीक बात। अब इसमें आपको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब चालू हुआ है अच्छे से, अब देखिएगा कि यू वेलोसिटी से फेंका गया था, और एक पॉइंट पे अगर पूछ लिया जाए आपको कि कितना एंगल वो कवर कर रहा है, ये एंगल अगर पूछ लेते हैं, ये तो इनिशियल हो गया, आपको बता दिया जाता है क्वेश्चन में कि इतने एंगल से फेंक रहे हैं, बट मान लो वो पाथ कुछ कवर कर लिया है, उस पॉइंट पे अगर पूछ लिया जाए कि वो कितना एंगल कवर कर रहा है, हाँ, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए यू जो वो था वी एक्स है ना, मतलब वी एक्स क्या है, यू एक्स क्या था, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स कंपोनेंट पे थी यू कॉस थीटा, और फाइनल एक पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे वी एक्स हो गया, तो वो तो कांस्टेंट ही थी ना, वो तो हमेशा सेम रहेगी। मगर वी वाई क्या हो गई, पहले यू वाई क्या थी, यू साइन थीटा थी, बट ऊपर जाते जाते घटता भी तो था, तो -gt टाइम घटता था, ठीक है, तो यू वाई टाइम पे हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, tan अल्फा बराबर यू साइन थीटा -gt अपॉन यू कॉस थीटा, तो वही है tan अल्फा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स करेंगे यू साइन थीटा -gt अपॉन यू कॉस थीटा। ये अगर कोई भी इंक्लाइन प्लेन मतलब जब भी वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है किसी एक पॉइंट स्पेसिफिक पे पूछ लें, तो उस केस पे क्या है वेलोसिटी, ठीक है। और ये अल्फा की वैल्यू भी निकालना आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल, इसको यही चीज़ बनाई गई है यहाँ पे भी, ठीक है, वही चीज़ है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अब देखिए प्रोजेक्टाइल गया ऊपर गया, तो उसका वाई डायरेक्शन से ही रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का, सिंपल ये इतना डायग्राम बनाने का मतलब वही है।
ऊपर यू बाई जी से गया, नीचे भी यू बाई जी लगा उसको टाइम में, तो 2u बाई जी। मगर u कौन सा वाला इसमें यूज़ हुआ, क्योंकि वाई डायरेक्शन से ही लेना देना है, तो यू वाई वाला। तो यू वाई में क्या होता है, यू साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा बाई जी। इस तरह मैक्सिमम हाइट का भी लेना देना वाई डायरेक्शन से है, ठीक है। तो इसमें भी ऊपर से नीचे आने पे, नीचे से अगर ऊपर फेंका गया तो हाइट कितनी कवर किया, यू स्क्वायर बाई 2g। पीछे भी आपने पढ़ा था मोशन, ये जनरल वो जो फॉर्मूले नहीं थे पीछे आपने पढ़े हैं, जनरल वो वाले क्या बोलते हैं, फ्री फॉल वाले या फिर वर्टिकल मोशन वाले जो भी फॉर्मूलेज होते हैं ना, जो भी फॉर्मूला है वर्टिकल मोशन वाले वही हैं। जैसे टोटल टाइम 2u बाई जी था, तो इसमें यू आई हो गया यूज, तो यू साइन थीटा। इसमें भी यू स्क्वायर बाई 2g पढ़ा था आपने वर्टिकल मोशन में, तो वही है। हाइट क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g, बट यू वाई वाला, तो इधर भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा, ठीक है। वही चीज लिखा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, उसका दोनों से लेना देना है, यू एक्स से भी यू वाई से भी। तो यू एक्स की जगह यू साइन थीटा आ गया, सॉरी यू कॉस थीटा आ गया, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, तो 2u कॉस थीटा साइन यू साइन थीटा बाई जी। अब एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखिए 2 भी दिख रहा है, कॉस थीटा भी दिख रहा है, साइन थीटा भी दिख रहा है, उसकी जगह साइन 2 थीटा डाल दिया, तो ये फॉर्मूला बदल के क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, रेंज और एच का अगर फॉर्मूला पूछे तो 4h बराबर आर टेन थीटा। इसको याद रखने के लिए कन्फ्यूजन ना हो तो आर टेन को याद कर लो रतन नाम से, ठीक है। तो हमेशा फॉर्मूला याद रहेगा, 4h बराबर रतन थीटा, है ना, तो याद रहेगा। रेंज क्या है, अब रेंज मान लीजिए मैक्सिमम कब होती है रेंज, जब 45 डिग्री से फेंका जाता है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, कहाँ गया ये, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है ना, तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये तो गायब हो गया, 1 ही बचा, तो यू स्क्वायर बाई जी, तो वही है मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम नहीं SUM मतलब जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, थीटा या एक थीटा हो या एक 90 माइनस थीटा हो। जैसे कि एग्जांपल 30 डिग्री 60 डिग्री जोड़ लोगे 90 डिग्री, 20 डिग्री 70 डिग्री जोड़ लोगे 90 डिग्री, 15 डिग्री 75 डिग्री जोड़ लोगे तो 90 डिग्री। इस प्रकार के जो एंगल होते हैं ना, तो अगर कोई भी चीज़ इतने एंगल से फेंकोगे 30 डिग्री एंगल से या फिर 60 डिग्री एंगल से, तो दोनों का रेंज सेम होगा, ठीक है, उतना ही रेंज कवर करेंगे। रेंज समझ रहे हैं ना, इधर फेंका गया इधर, तो ये डिस्टेंस जो कवर करती है वही रेंज होती है। तो रेंज किसकी किसकी इक्वल होती है, दो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो बना रहे थे उनकी रेंज इक्वल होती है। मगर हाइट का फॉर्मूला अगर देखोगे तो दोनों का हाइट का रेशियो होता है tan स्क्वायर थीटा। अगर h 30 डिग्री पे अपॉन h 60 डिग्री करोगे तो tan स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। इसी तरह T1 T2 अगर करोगे तो 2r/g आ जाएगा। एक T1 मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल पहला वाला और दूसरा वाला एंगल T2 टाइम लगा तो 2r/g हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है ना, ये यही प्रोजेक्टाइल मोशन को बताने के लिए काम आती है, ठीक है, उसके बारे में बताती है। बट इसमें क्या है, जितने भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे उसमें बस एक चीज़ याद रखना है, उसमें इक्वेशन में टाइम नहीं दिखेगा कहीं पे, ठीक है, वो पहचान है उसकी। तो फॉर्मूला है y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद करना ही करना है और ये भी याद करना है। y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। जब आपको क्वेश्चन सीरीज कराई जाएगी तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उधर आपको मिल जाएगा कैसे आपको इसको अप्रोच करना है, बट आपको रटना है ये तो दोनों आने ही चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट की बात करें, अब जैसे मान लो पहले तो ग्राउंड से फेंक रहे थे मगर अब कुछ हाइट से फेंक रहे हो, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2h/g, ठीक है। और रेंज कितनी वो कवर कर रहा है, रेंज का सीधा फॉर्मूला u/t कर लो, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो इसमें क्या है डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है, वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो, तो वेलोसिटी u है, टाइम क्या है 2h/g, ऊपर वाला ही तो यूज़ करा है, वही फॉर्मूला इधर रख दिया गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लो तो रेंज निकाल ही लोगे, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद ये रखना है कि उसमें आपने पढ़ा था कि यू कॉस थीटा तो था वहाँ पे, मगर वहाँ पे जब वाई वाले में देख रहे थे तो यू साइन थीटा
माइनस जी टी हो रहा था, है ना। इसमें यू साइन थीटा हट जाता है, बस जी टी रह जाता है, बस याद रखिएगा। इस तरह वी वाई बाई वी एक्स करोगे तो माइनस जी टी ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे यू रहेगा, ठीक है। इतनी चीज। अब सम हाइट, अगर कुछ हाइट से अगर पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ हाइट से अगर पूछ रहे हैं आपसे कि इसका इक्वेशन क्या है ट्रेजेक्टरी का, तो उसमें भी ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, है ना। वही फॉर्मूला है, बस यहाँ से जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर रह गया, बस बाकी सब हट गया, सिंपल, इधर से ही याद हो जाएगा। तो अगर कुछ हाइट से अगर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन याद रखनी है तो ये है हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, ठीक है, वही चीज़। अब कुछ हाइट से और कुछ एंगल से भी अगर पूछ लें, है ना, उसमें तो देखिए ये सीधा ऐसे फेंक दे रहे थे, है ना, सीधा फेंक दे रहे थे, बट इसमें क्या है, हाइट तो है बट एंगल से फेंक रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, ये आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपको अगर पढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये पूछा भी नहीं जाता। बस इसमें ये याद रखिएगा आपको, बस इसमें ये एक चीज़ याद रखना है, क्या, इसमें बस आपको याद ये रखना है कि जो वो एंगल वाला फॉर्मूला था ना, tan अल्फा जो निकालते थे, वो इसमें सेम होता है ना। tan अल्फा जो वी वाई बाई वी एक्स है ना, जो पहला वाला इनिशियल पढ़े थे ना, जो ग्राउंड से होता था, वाला सेम होता है, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, ये जो इक्वेशन देखो वेलोसिटी वाले बना वो भी सेम है पहले वाले के, जो ग्राउंड से फेंका जा रहा था, बस आपको इतना याद रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जैसे इतना आजकल टफ एग्ज़ाम आने लगा है नीट का, तो उसको देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो सकता है पूछा भी जाए इस बार, तो ध्यान दीजिएगा। अगर एक सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी दी हुई है और उससे एक बॉल को यू स्पीड से फेंक दिया गया, और सीढ़ी की जो ब्रेड्थ है ना, चौड़ाई, वो बी है, और हाइट जो है हर एक सीढ़ी की एच है, हर एक सीढ़ी की चौड़ाई बी है और लंबाई मतलब ऊंचाई एच है। तो यू स्पीड से अगर उस बॉल को फेंका गया तो कौन सी सीढ़ी पे आके गिरेगा, ये क्वेश्चन अगर आ गया, कौन से नंबर की सीढ़ी पे वो आके गिरा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2h स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर, ठीक है। इसको याद करने के लिए निमोनिक है, दो हूँ दो जब दो, दो हूँ दो जब दो, आप 4-5 बार बोलेंगे ना, या ये फॉर्मूला वही है, इंटर कन्वर्ट करके लिखा गया है, आपको जैसे याद करते बने वैसे याद करिएगा, हमको ऐसे याद रहता है दो हूँ दो जब दो, तो n बराबर दो हूँ दो जब दो, तो ये याद रखिएगा। h क्या है, हाइट है, b क्या है, ब्रेथ है, g तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड पर, अगर 9.8 दिया है तो वो यूज़ कर लेना, बाकी u क्या है, स्पीड से फेंका गया, n क्या है, n जो है वही है कि बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप, कौन से nth स्टेप पे वो हिट किया जाके, मतलब ऐसे फेंक स्पीड से फेंका, मान लो इधर पे हिट किया एच पे, तो वो कौन सी 1 2 3 सीढ़ी होगी ना, तो n के लिए 3 हो गई, ऐसे ऐसे करके। तो होप करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये रिवीजन पर्पज़ के लिए है। अब आपको अगर क्वेश्चंस करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन सीरीज एक बना दी जाएगी इसी लेक्चर से रिकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सारा जितना भी अभी इसमें पढ़ा है सबसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, एक एक क्या मतलब अच्छे सारे क्वेश्चन आपको नंबर्स के करा दिए जाएंगे। तो और बने रहिएगा हमारे चैनल से, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, 2026 के लिए नीट में आपको क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा जिसमें आपको फ्यूचर में सारे अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।